आज इस क्लास में क्लास 9 की साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये चैप्टर 4 है और केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर को आज हम इसी क्लास में फिनिश करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से बातों को सुनना है, चीज़ों को नोट डाउन करना है ताकि क्लास के लास्ट तक इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रह जाए। अब तक हमने केमिस्ट्री से रिलेटेड 3 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ लिया। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें हमने मैटर के बारे में समझा और मैटर की फिजिकल स्टेट्स के बारे में स्पेशली डिस्कशन किया, जिसमें हमने बात की सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके इंटर कन्वर्जन के बारे में, और हमने 2 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में और भी बात की थी, प्लाज्मा और बीईसी के बारे में। हमने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डिफ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में भी बात की। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है। इस चैप्टर में हमने मैटर को और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की और मैटर को 2 पार्ट में हमने डिवाइड करके बातें यहां पर करनी शुरू की, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर में हमने एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है इसके बारे में सीखा। एलिमेंट को हमने फर्दर डिवाइड किया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। और उसके बाद हमने इम्प्योर सब्सटेंस की बात की, जिसमें हमने होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है इसके बारे में समझा। होमोजीनियस में हमने स्पेशली डिफरेंट काइंड के सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात की। सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो 3 था, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद हेटेरोजीनियस मिक्सचर में हमने कोलॉइड्स की बात की और सस्पेंशन की बात की। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में अगर कहीं कंफ्यूजन आ जाए तो टिंडाल इफेक्ट से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसके बारे में भी मैंने तुमको सिखाया था। 2 चैप्टर में हमने ये बात समझ ली थी कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। नाउ क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज दिस पार्टिकल? इसका आंसर हमें 3rd चैप्टर में मिलता है, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। उन्होंने बोला कि मैटर को डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मैटर कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो जो चीज बचती है हम उसको एटम बोलते हैं। 1808 में यह थ्योरी दी गई थी और लगभग 100 साल तक यह थ्योरी बहुत अच्छे से चली। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, यानी एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल पाए गए, जिनको हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोला, यानी एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड। इसलिए डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल होनी शुरू हो गई। आइसोबार्स की, आइसोटोप्स की भी डिस्कवरी हो गई, जिससे डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के जो और भी पॉइंट्स थे वो भी फेल हो गए। लेकिन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी 1808 में जो पब्लिश हुई थी उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वहां से एक बेस मिला, एक फाउंडेशन मिली, जिसकी हेल्प से केमिस्ट्री में बहुत सी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते थे। तो ऑब्वियसली डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी इंपॉर्टेंट है। नई चीजें आती रहेंगी, पुरानी चीजें उसके साथ चलती रहेंगी, ये तो हमेशा साइंस में होता ही है। तो हम बच्चों पहले बात करेंगे आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में, क्योंकि इसके बारे में हमारे इस चैप्टर में है भी और फ्रीक्वेंटली इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम उसके बारे में समझ लेंगे, उसके बाद हम लिंक करेंगे डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के साथ और समझेंगे कि कैसे डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी वहां पर गलत हो जाती है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले आइसोटोप्स के बारे में। अब तुम नोट करना शुरू कर सकते हो। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं तो हम उनको आइसोटोप बोलते हैं। एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं,
तो एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इसका एटॉमिक मास 1 होता है, इसका 2 होता है, इसको 3 होता है। इसको बच्चों बोलते हैं प्रोटियम। इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। इस वाले आइसोटोप का नाम है ट्राइटियम, जिसका एटॉमिक मास है ट्राइटियम। केमिस्ट्री में एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट सेम ही मानते हैं, लेकिन फिजिक्स में अलग अलग होता है। तो जब एटॉमिक मास बोला जाए तो एटॉमिक वेट समझना, एटॉमिक वेट समझा जाए बोला जाए तो एटॉमिक मास समझना, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, फिजिक्स में होता है। तो 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के यहां पे दिख गए। कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कार्बन है, एक होता है कार्बन 12 और दूसरा होता है कार्बन 14। ये कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं। तीसरा एग्जांपल एक जो तुम्हारे बुक में दिया गया वो क्लोरीन का दिया, क्लोरीन 17 और 35। क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास होता है 37। लेकिन तुमने देखा होगा जो क्लोरीन का एटॉमिक मास बच्चों दिया जाता है वो है 35.5। तो इसका मतलब ना तो ये है ना तो ये है। तो ऐसा क्या हो जाता है एक्चुअल में, इन दोनों क्लोरीन के जो आइसोटोप्स हैं इनका एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं ये मैं तुमको बता देता हूं। नेचर में अगर तुम देखोगे तो क्लोरीन, अगर 100 एटम तुमने लिया कहीं से क्लोरीन के, तो उसमें से 75 एटम्स होंगे 35 वाले और 25 होंगे 37 वाले। तो इस बेस पे हम एवरेज मास निकालते हैं। तुम्हारी बुक में दिया गया है तो मैं इसको निकाल के बता भी देता हूं। देखो मैंने बोला 100 एटम लोगे तो 75 तो इस वाले के होंगे, 100 एटम में से बाकी बचा 25 तो इस वाले में होंगे, करेक्ट। एक एटम का मास दिया है तो 75 का एटम का मास यहां मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। इसी तरह से 25 एटम्स दिया है, 37 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मास आ जाएगा। 100 एटम में निकाल रहे हैं तो हम एवरेज यहां पे ऐसे प्लस करके निकाल सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 25 से डिवाइड कर दो, ये 4 हो जाएगा, ये 1 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 × 15 हो गया, 3 त्रिका 9, 1 10 हो गया, ये आ जाएगा 4, ठीक है। प्लस यहां पे 37 होगा डिवाइडेड बाई 4 हो गया, ठीक है बच्चों। अब लाइक फ्रैक्शन है तो इसको ऐड कर दो, 7 5 12 हो गया, 3 1 4 हो गया, ठीक है। 142 और ये 4 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 35.5। तो ये एवरेज मास तुमको दिखता है। इसी तरह से एवरेज मास अगर आइसोटोप्स हैं तो उनका लिया जाता है। तो यहां क्यों नहीं लिया जाता है? वो इसलिए क्योंकि जो कार्बन 14 होता है ना बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, तो इसका लेते भी हैं तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमने आइसोटोप्स के बारे में समझा। अब आइसोटोप्स को हम लिंक करते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के साथ। डाल्टन का सेकंड पॉइंट था कि सेम काइंड के एलिमेंट होंगे, सेम काइंड के एलिमेंट होंगे तो उनका एटॉमिक मास सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। सेम काइंड का एटम हाइड्रोजन है, उनका एटॉमिक मास सेम होना चाहिए डाल्टन्स के अकॉर्डिंग टू, लेकिन यहां तो डिफरेंट है, राइट। तो इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट था वो फेल हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चों आइसोबार्स के बारे में। तो आइसोबार्स में सेम एटॉमिक वेट होता है और एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सेम एटॉमिक मासेस बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। इसको हम बोलेंगे आइसोबार्स, ठीक। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और इसका एटॉमिक वेट होता है 40। कैल्शियम होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और एटॉमिक वेट होता है इसका 40। तो देखो एटॉमिक वेट सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है। तो ये एग्जांपल तुम आइसोबार में लिख सकते हो। आइसोबार मतलब सेम एटॉमिक मासेस बट डिफरेंट एटॉमिक, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। डाल्टन ने एक तीसरा पॉइंट अपनी थ्योरी में दिया था कि डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स का
एटॉमिक मास डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। यहां पे एटॉमिक मास तो डिफरेंट नहीं है, जबकि डिफरेंट एलिमेंट है, तो इस तरह से उनका तीसरा पॉइंट भी फेल हो जाता है। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का जो मेन बेसिस था बच्चों, वो था कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये भी पॉइंट फेल हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। तो अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, थोड़ी सी बातें करेंगे। ज्यादा डिटेल में आपकी बुक में नहीं है, तो ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो की थी, उन साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन। लिख सकते हो इसको, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट में हुई, 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। तो कभी कभी पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो आपको बताना होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से, किस तरह का सेटअप करके जे थॉमसन ने किया था। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। कुछ बच्चों इस तरह के ग्लास ट्यूब को लिया जे थॉमसन ने, इस तरह से यहां पे मेटल के उन्होंने इलेक्ट्रोड लगा दिए, और इन इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज से जोड़ दिया इस तरह से, और ये वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट था। अब तुम इमेजिन कर सकते हो 10,000 वोल्ट बहुत ही हाई वोल्टेज होता है। ये जो मेटल का ये प्लेट इन्होंने लगाया, इधर वाली को इन्होंने बोला एनोड। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ेंगे तो एनोड क्या है, पॉजिटिव नेचर का है, करेक्ट। अब इसको हम इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं बच्चों, यानी ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, ये नेगेटिव से जुड़ा है तो इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड का एक स्पेशल नाम है जिसको हम कैथोड बोलते हैं, और ये कौन से नेचर का है, नेगेटिव नेचर का। यहां पे बहुत कम मात्रा में गैसेस भरती, जो गैसेस थी एक वैक्यूम पंप यहां पे लगाया था जिससे हवा को बाहर निकाल दिया, तो बहुत कम यहां पे गैसेस के मॉलिक्यूल थे। ये है वैक्यूम पंप। वैक्यूम मतलब किसी चीज को खाली कर देना, तो हवा को यहां पे खाली कर दिया गया वैक्यूम पंप की हेल्प से। तो इसका मतलब यहां पे जो गैस का प्रेशर था वो बहुत कम था, लगभग 0.001 mmHg। जो अभी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों है वो है 760 mmHg, और ये 1 से भी कम है। इसका मतलब बहुत कम प्रेशर, और बहुत कम प्रेशर का मतलब है गैस के मॉलिक्यूल बहुत ही कम मात्रा में यहां पर है, लेकिन कम मात्रा में है। जब यहां पे इतना हाई वोल्टेज जाता है तो जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया कि यहां पे चमक पैदा हो रही है। यहां पे चमक इसलिए पैदा हो रही थी क्योंकि यहां पे उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग की थी। जिंक सल्फाइड की कोटिंग अगर कर दोगे तो कोई चीज उससे टकराएगी ना, तो चमक पैदा होती है। तो चमक से उनको ये रियलाइज हुआ कि कोई चीज इधर से इधर आ रही है। उनको कैसे पता चला इधर ही से आ रही है? क्योंकि बच्चों देखो, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। हम जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, यानी पॉजिटिव ने यहां पे जो इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन थे उसको खींचा, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से चलने शुरू हुए और यहां पर आके टकरा रहे थे। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की एक रेज बन गई जिसको इन्होंने बोला कैथोड रेज। चूंकि कैथोड से आ रही थी तो इसको इन्होंने बोला कैथोड रेज। तो अब इनको यहां पर नहीं दिखाई दे रही थी, यहां सिर्फ फील हो रहा था, यहां पे कुछ नहीं, इनविजिबल था। कैथोड रेज आर इनविजिबल इन्होंने बोला, इनविजिबल यानी दिखाई नहीं दे रही थी ना। इसका नेचर तो पता चल गया, क्योंकि इधर से रेज निकल रही है तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगा। तो कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड
ये भी कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, राइट। और तीसरा पॉइंट, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन था इसमें कुछ मास भी था। अगर किसी चीज में मास होगा बच्चे, तभी यहां पर कोई चमक पैदा कर सकती है। आगे हायर क्लासेस में तुम डिटेल में समझोगे। यहां पर जैसे व्हील, अगर उन्होंने बहुत पतली व्हील रख देती, व्हील घूमने लगी, इससे पता चला कि इसमें कुछ मास भी था, राइट ना। तो इलेक्ट्रॉन हैज मास। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन मैंने यहां पर लिखी। हायर क्लासेस में और भी बहुत से ऑब्जर्वेशन तुम समझोगे, और जो चीजें हो सकता है कुछ चीजें दिमाग में हो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल इतनी बातें हमने समझ ली तो बहुत हो गया। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन को बच्चों ई से दिखाते हैं, ठीक है। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये होता है बच्चों नेगेटिव होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे ये दिया गया है। तो चार्ज की यूनिट क्या हुई? कूलाम। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन कौन सी? नेगेटिव, नेगेटिव नेचर का, मैग्नीट्यूड इतना नेगेटिव नेचर का। अच्छा, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है बच्चों ये है, ठीक। इतनी बातें समझ गए आप। इसी तरह का सेटअप गोल्डस्टीन ने भी किया था। ये जो ट्यूब है बच्चों ना, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, या इसको हम CRT भी बोलते हैं। CRT का मतलब कैथोड रेज ट्यूब, तो शॉर्ट में CRT भी बोलते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। प्रोटॉन की डिस्कवरी में सेम सेटअप था, सिर्फ कोटिंग इधर कर दी गई, ये इस तरह से। तो यहां से रेज, इस डायरेक्शन से रेज यहां पर चलनी शुरू हुई। तो ये पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ जा रही है, इसका मतलब चार्ज क्या होगा? ऑब्वियसली चार्ज पॉजिटिव होगा। इन रेज को गोल्डस्टीन ने कैनाल रेज का नाम दिया है। ये नाम इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो पॉजिटिवली चार्ज रेज थी उसको नाम दिया पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। तो तुमको ये पता होना चाहिए कैनाल रेज किसको बोला? पॉजिटिवली चार्ज, कैनाल रेज, ठीक है। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, यहां पे चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, तो चार्ज तो सेम होता है लेकिन पॉजिटिव नेचर का होता है। मास ऑन, मास ऑफ वन प्रोटॉन, ठीक है। ये मास याद रखना जरूरी है, ये होता 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो चार्ज भी, चार्ज तो सेम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, राइट। मास अलग है। मास को थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखते हैं। जो प्रोटॉन का मास है इलेक्ट्रॉन की मास से लगभग 2000 गुना बड़ा है, यानी प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। कुछ जगह तुमको 1837 टाइम्स ग्रेटर होता है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का, ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तुम्हारी बुक में 2000 गुना लिखा है तो 2000 गुना भी तुम लिख सकते हो, ठीक।
तो इस तरह से हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में समझा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने और प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत देर में हुई, जैसा मैंने बताया शुरू में कि 1932 में हुई। जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी। न्यूट्रॉन पे जो बच्चों चार्ज होता है वो जीरो होता है, इसीलिए तो इसका नाम न्यूट्रॉन दिया गया। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, राइट। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है। तो जो प्रोटॉन का मास है जनरली वही हम न्यूट्रॉन का मास भी लिख देते हैं। तो ये न्यूट्रॉन की बात हो गई। न्यूट्रॉन की खोज जैसे मैंने बताया बहुत देर में हुई। उसके पहले ही ये प्रोटॉन कहां एटम में है, इलेक्ट्रॉन कहां एटम में है, इसके बारे में साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया। जब एटम को डिवाइड नहीं कर सकते थे तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमने ये पाया कि उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है तो ये पार्टिकल कहां है ये भी तो बताना जरूरी है। उसके लिए मॉडल्स दिए गए, जैसे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, यानी थॉमसन ने मॉडल दिया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये कहां एटम में सिचुएटेड है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। बच्चों इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल या क्रिसमस पुडिंग भी बोलते हैं, पुडिंग मॉडल, ठीक है। या सिंपल वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हो, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। इसमें जे थॉमसन ने बताया कि एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड sphere and the electrons are embedded in it, उन्होंने बोला कि जो एटम है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एक गोला है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर धंसे हुए हैं। जैसे मैंने यहां पे एक गोला बनाया इस तरह से, ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसमें कुछ इस तरह से नेगेटिव चार्ज ये धंसे हुए हैं। ये इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। या तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे वाटरमेलन है, तरबूज है, तरबूज में जो रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो सीड है वो नेगेटिव नेचर का है, तो इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। या खीर देखी होगी, खीर का व्हाइट पार्ट होता है, उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स कहीं कहीं होते हैं, तो उनको ड्राई फ्रूट्स को तुम इलेक्ट्रॉन मान सकते हो। इसी तरह से क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी, मतलब अपीयरेंस के ऊपर ये नाम अलग अलग दिए गए। दूसरा पॉइंट, थॉमसन ने बताया कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं एक एटम में उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव मिला लोगे इक्वल मैग्नीट्यूड का तो नेट वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जैसे दो चार्ज पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है, तो नेट चार्ज बच्चों क्या होगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, जीरो। तो जो एटम है एज अ होल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज है जीरो। ये था थॉमसन का मॉडल एटम के बारे में। अब ये जो मॉडल था ये फेल हो गया। कैसे फेल हो गया?
ये अब हम समझने वाले हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको रदरफोर्ड ने किया। तो पहले उस एक्सपेरिमेंट को हम समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि ये मॉडल कहां पे किस तरह से मिस्टेक कर रहा है, किस तरह से गलत है। तो हम पढ़ने वाले हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नाम से ही लग रहा होगा कि अल्फा पार्टिकल है, वो स्कैटर करता है, राइट, कुछ इस तरह की सिचुएशन। एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, स्कैटर मतलब बिखरना, राइट, डिफ्लेक्ट होना, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। किसने किया था? बाय रदरफोर्ड। ठीक, इन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया। क्या लिया? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और मास 4 होता है। ठीक, तो अल्फा पार्टिकल को इस तरह से दिखा सकते हो, 2 पॉजिटिव चार्ज और मास कितना होता है? 4, यानी पॉजिटिव नेचर का अल्फा पार्टिकल होता है। रदरफोर्ड ने गोल्ड की थिन फॉयल ली। जब मैं तुमको मेटल नॉन मेटल के बारे में बता रहा था तो मैंने बोला था कि मेटल में मैलिएबल की प्रॉपर्टी होती है, उसको पीटने पे, हैमर करने पे, प्रेस करने पे वो थिन शीट में बदल जाता है। एल्यूमिनियम, गोल्ड, इसमें बहुत ज्यादा मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल गोल्ड फॉयल लेने का मेन रीजन था कि हम पतले से पतला बना सकें। तो रदरफोर्ड ने इतना पतला कर दिया कि 1000 एटम ही उसकी थिकनेस में आ सके, यानी बहुत ही पतला कर दिया ताकि एक्सपेरिमेंट प्रॉपर्ली किया जा सके। तो ऑब्वियसली उन्होंने थिन फॉयल ली, तो एक थिन फॉयल अगर इतनी बड़ी है तो उसमें बहुत से मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम सिर्फ एक ही एटम लेंगे ताकि हम प्रॉपर्ली बातों को समझ सकें। ठीक, तो एक एटम मैं यहां पर ले रहा हूं, तो ये है भैया एक एटम हमने ले लिया इस तरह से। ठीक, यहां पे सोर्स ऐसा रखा जिससे अल्फा पार्टिकल निकलते हों। ठीक है, इसको उन्होंने इस तरह से घेर दिया ताकि अल्फा पार्टिकल अगर टकराए ना तो यहां पे चमक पैदा करे, तभी तो हमको पता चलेगा। इसी तरह से यहां पीछे भी उन्होंने कुछ इस तरह से लगाया था ताकि अगर अल्फा पार्टिकल टकरा के पीछे आए तो उनको यहां पर चमक पैदा हो तो वो भी पता चल जाए। तो इस तरह का सेटअप उन्होंने बनाया। अल्फा पार्टिकल का सोर्स यहां पे है, तो अल्फा पार्टिकल यहां से बड़ी वेलोसिटी के साथ चलना शुरू होंगे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड ने कि जो पार्टिकल है वो ज्यादातर पार्टिकल तो सीधे गुजर जा रहे हैं। तो जैसे मैं यहां पे दिखा रहा हूं, इसको मिटा दूं, तुम समझ गए होगे कि मैं किस तरह से ये बनाया गया। तो लेट्स से कि एक पार्टिकल गया और इस तरह से सीधा गुजर गया यहां से, राइट। एक पार्टिकल दूसरा गया और इस तरह से सीधा गुजर गया। इसी तरह से और पार्टिकल गए और सीधे गुजर गए। यहां पे पार्टिकल गया, सीधा गुजर गया, यहां पे पार्टिकल गया, सीधा गुजर गया। ठीक, यहां से नीचे उन्होंने देखा कि पार्टिकल ऐसे सीधे गुजर गए, यानी यहां पे चमक पैदा हो रही है, जिसका मतलब पार्टिकल यहीं पे ज्यादातर आके टकरा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से यूं, ठीक है भैया, ये इस तरह से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं और बगैर डिविएट हुए ये सीधे गुजर जा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन वो देख रहे हैं, चमक यहां पैदा हो रही। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो यहां पे गए और इस तरह से मुड़ गए, यानी अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए। इसी तरह से ये गए और यहां पे इस तरह से मुड़ गए। ठीक, अच्छा, लगभग 1600 में, अब तुम्हारी बुक में 1600 है तो 1600 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो यहां पर गया और उसके बाद ये वापस आ गया, यानी 180 डिग्री पे वापस जाने की डायरेक्शन ये, वापस आने की डायरेक्शन ये। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंट से
रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला, देखो कि अगर थॉमसन का मॉडल सही होता तो अल्फा पार्टिकल सीधे नहीं गुजरते। कैसे? अगर यहां पर ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है तो ये भी तो पॉजिटिव चार्ज का है, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये सीधे तो पार नहीं हो सकते। इसका मतलब जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, और ज्यादातर स्फीयर जो है, ज्यादातर पार्ट जो एटम का है वो एम्प्टी है, खाली है, इसीलिए ये अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है वो सीधे गुजर जा रहा है। यहां पे डिफ्लेक्शन हो रहा था तो उन्होंने बोला यहां पे पॉजिटिव नेचर का अल्फा पार्टिकल आ रहा है, लेकिन यहां बीच में कुछ तो पॉजिटिव नेचर का है। पॉजिटिव नेचर का मतलब प्रोटॉन यहां पर है, जिसकी वजह से पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव यहां पे आता है तो ये डिफ्लेक्ट होता है। जैसे कोई बहुत स्पीड से जा रहा है, तुम उसको रोकोगे तो तुरंत तो रुक नहीं जाएगा, स्पीड में है तो कुछ दूर तो आगे निकल जाएगा। बस वही इन रेस के साथ, इन पार्टिकल के साथ हो रहा है। लेकिन जो एकदम स्ट्रेट पड़ गए, इसके सेंटर के स्ट्रेट में पड़ गए, वो आर पार नहीं हो सके, वो 180 पर उनको जाना पड़ा। यानी पॉजिटिव चार्ज जो है यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये बड़ा ही सॉलिड चीज है। तो इस सॉलिड सी जो स्मॉल सी चीज है, इसको रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की क्रेडिट जाती है रदरफोर्ड। अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी रदरफोर्ड दिखाता है, लेकिन आपको गोल्डस्टीन लिखना है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में आपको रदरफोर्ड का नाम लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। रदरफोर्ड ने बोला कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसमें पूरे एटम का लगभग मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये ऑब्जर्वेशन निकाली, तो इसका मतलब बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट था। जे थॉमसन ने जो बताया था उससे बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा स्फीयर ही पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिवली चार्ज होता तो ये पॉजिटिव को रिपेल नहीं करता, लेकिन सिर्फ यहीं पर रिपेल कर रहा है। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है यहीं बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक। तो उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझ गए, ऑब्जर्वेशन समझ गए। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट, तो इसका मतलब यह है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, खाली है। सिर्फ ज्यादातर मास कॉन्सेंट्रेटेड है कहां पे? सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, और यही पॉजिटिवली चार्ज, यानी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, करेक्ट ना। अब रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद अपना मॉडल दिया। तो अब हम रदरफोर्ड के मॉडल को समझने वाले हैं कि उनका क्या मॉडल था। तो जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल का पहला पॉइंट है, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर in an atom called nucleus, and most of the mass of the atom is concentrated in it। यानी एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, उस सेंटर का नाम न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो
एटम है उसका ज्यादातर मैक्सिमम मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वहीं पर मिलता है। दूसरा पॉइंट है रदरफोर्ड मॉडल का, electrons revolve around the nucleus in circular orbits, सर्कुलर, या ऐसे लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तीसरा पॉइंट, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल compared to the size of atom। इसको थोड़ा सा फेल करते हैं। जो एटम की साइज होती है वो होती है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ये एटम की साइज है। न्यूक्लियस की साइज होती है 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। नेगेटिव में अगर पावर जिसकी ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम होती है, यानी ये छोटा है ये बड़ा है। कितना छोटा है इसको अब हम समझते हैं। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कंपैरिजन हो जाएगा। 10 टू पावर माइनस 10 है, ये माइनस 15 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आएगा। यानी अगर कंपेयर करें तो न्यूक्लियस अगर 1 है तो जो एटम है 10 टू पावर 5 है, यानी 5 ऑर्डर का है। 10 टू पावर 5 का मतलब तुम समझते होगे 5 जीरोज यहां पे लगाना पड़ेगा। यानी ये 1 है तो ये देख रहे हो 5 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख टाइम जो एटम की साइज है तो एक ये है। तो इसका मतलब जो एटम है उसकी साइज न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। एटम की साइज को बच्चों हम रेडियस में मेजर करते हैं, क्योंकि हमने ये तो मान लिया कि एटम जो है वो स्फेरिकल शेप में है, तो ये मान लिया हमने। सेंटर से ये डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। जितनी ज्यादा बड़ी रेडियस होगी उतना ज्यादा बड़ा एटम होगा। देखो रेडियस यहां पे ज्यादा तो एटम बड़ा, रेडियस छोटी तो एटम छोटा। यानी एटॉमिक रेडियस को ही हम बोलते हैं साइज ऑफ द एटम। तो ये एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। इसका मतलब साइज एटम की इसमें बड़ी है। और न्यूक्लियस भी स्फेरिकल शेप में ऐसा मान लो, ठीक, उसकी भी साइज हमने मेजर की। तो फाइनली हमने कंपेयर किया तो हमने पाया कि जो एटम की साइज है न्यूक्लियस की साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। और ये जो न्यूक्लियस है एटम के सेंटर में है और वहीं पे सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये हुआ रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक। अब रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमियां आई ये भी हमको समझना जरूरी है। देखो, जैसा रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है जिसपे चार्ज है नेगेटिव। अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में होता, सर्कुलर मोशन में कोई चीज होती है, तो वो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज करती है। डायरेक्शन चेंज करने की वजह से एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता। मोशन वाले चैप्टर में मैंने डिटेल में बात समझाई। यानी कोई सर्कुलर मोशन में चीज मोशन कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन में भी एक्सेलरेशन होगा। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल का जब एक्सेलरेशन होता है तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता है। तो इलेक्ट्रॉन भी
एक्सेलरेशन कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है, तो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करेगा, लूज करेगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी, लूज करते 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 ये जो इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। करेक्ट। कुछ इस तरह की सिचुएशन, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, रेडिएट करेगा, रेडिएट करेगा, और उसके बाद ये फाइनली यहां पर गिर जाएगा और एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। यानी एटम स्टेबल नहीं रह पाएगा, ये पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। राइट, क्योंकि सब कुछ तो एटम से ही बनी है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये ब्रह्मांड भी है, एटम भी है, ये तो क्वाइट स्टेबल है। इसका मतलब ये वाली पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है। राइट, तो ड्रॉबैक क्या है कि जब एक एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करेगा, राइट, तो एनर्जी रेडिएट करेगा और अल्टीमेटली एनर्जी लूज करके वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड से इसके बारे में पूछा गया, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो क्या ड्रॉबैक रदरफोर्ड मॉडल की थी, अब वो हमने लिखनी है यहां पर। मिटा दूं? चलो भाई, रदरफोर्ड की मॉडल की कमी को हम लिख देते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल। पहला, an accelerated particle, an accelerated charged particle यानी इलेक्ट्रॉन, राइट, पार्टिकल loses या radiate energy and finally it would fall into the nucleus, right? Therefore Rutherford model could not explain stability of atom, तो ये मेन ड्रॉबैक थी। इसके अलावा और भी था जो तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे स्पेक्ट्रम के बारे में। फिलहाल ये पॉइंट तुम समझ गए होगे कि एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी कम होगी तो अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। यानी इससे पता चला कि एटम स्टेबल नहीं है, लेकिन एटम तो स्टेबल है। अब इस प्रॉब्लम को दूर किया बोहर ने, तो बोहर का मॉडल आया। तो अब हम समझने वाले हैं बोहर के मॉडल के बारे में। बोहर्स मॉडल, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रोटेट करता है, डिस्क्रीट ऑर्बिट में रोटेट करता है जिसकी एनर्जी फिक्स होती है। तो एनर्जी फिक्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करेगा तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इस तरह से रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थी उसको बोहर ने दूर कर दी। तो इनके पॉइंट्स को लिख देते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स, बाकी जो पॉइंट थे वो सारे के सारे पॉइंट इन्होंने रखे, दूर करने के लिए जो पॉइंट इन्होंने बताया वो मैं लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट ऑर्बिट या इसी को शेल भी बच्चों बोलते हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। दूसरा, while revolving electrons do not radiate मतलब lose, radiate energy। तो इस तरह से ने बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर किया। इन्होंने बोला चार्ज पार्टिकल रहेगा, वो जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करेगा तो वो कोई भी एनर्जी लूज नहीं करेगा, क्योंकि जिस ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहा उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, स्टेशनरी है, एनर्जी लेवल है जो फिक्स है, वो चेंज नहीं होती है, तो लूज करने का कोई सवाल नहीं उठता है। इस तरह से बोहर, अब बोहर से और भी चीजें पूछी गई कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होता है वो बताएं, तो उन्होंने कुछ और नियम दिए। एक साइंटिस्ट थे बेरी, BURY, उनकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम में उसके बारे में बात की। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट्स, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बच्चों, इसको हम कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके क्या रूल है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये इसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, energy shell or orbits are named as K, L, M, N and so on। फर्स्ट सेल को हम K बोलते हैं, सेकेंड सेल को L, फिर M, N, इस तरह से। ठीक है, दूसरा, the maximum number of electrons in any shell is given by 2n squared, where n is shell number। इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे मान लो तुमको ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल। तो पहली शेल को हम K बोलेंगे, दूसरी शेल को L, फिर M, राइट। तीसरी शेल को अगर मुझे पता करना है तीसरी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इस फार्मूले से मैं निकालूंगा। मैं लिखूंगा 2n स्क्वायर्ड, 2n की जगह मैं तीसरी शेल में अगर निकाल रहा हूं तो 3 लिखूंगा, स्क्वायर्ड करूंगा, तो 3 त्रिका 9 और ये 2 यानी 18। यानी तीसरी शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक, तो इस फार्मूले की हेल्प से हम निकालते हैं फटाफट 2n स्क्वायर। तो बच्चों देखो, 2 पहली शेल में हम निकालते हैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। दूसरी शेल में हम निकालते हैं तो n बराबर जब 1 है, n बराबर जब 2 है, दूसरी शेल में है, तो निकालते हैं। तो फार्मूला तो यही रहेगा 2n स्क्वायर,
ठीक है भाई, तो 2 दूसरी शेल में हम निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अच्छा, तीसरी शेल में अगर बच्चों हम निकालना चाहें तो सेम फार्मूला, n की जगह हमको 3 रखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। इसी तरह से n बराबर अगर 4 बच्चों रख दें तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, और यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे हम 4 करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो इस तरह से हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में कितने रह सकते हैं इस फार्मूले से निकालना होता है। तो ये हम समझ गए, ठीक। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूं इस तरह से। यानी क्या सीक्वेंस बना, ये 1 2 3, यानी n बराबर 1 पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 में दूसरी शेल में 8, n बराबर 3 तीसरी शेल में 18 और n बराबर 4 चौथी शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन शेल इन स्टेप वाइज मैनर। कैसे, देखो, जैसे मान लो तुमको दिया गया कि 12 इलेक्ट्रॉन को फिल करो, ठीक। तो पहली शेल तुमने ली, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक। दूसरी शेल में तुमने लिया और 8 इलेक्ट्रॉन फिल किया इस नियम के अकॉर्डिंग टू, राइट। तो 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, 10 हो गए, बचे 2, तो तुमने 2 उसके बाद यहां पे फिल कर दिया, ठीक। तो पहले में 2 फिर 8 जो बचा था उसको तुमने यहां पे, तो ये स्टेप वाइज मैनर में तुमने फिल किया। अब तुम सोचने लगोगे कि तुम ऐसा कुछ कर दो, पहले वाले में कुछ ना भरो, दूसरे वाले में ले जाके 10 भर दो, 10 तो भर नहीं सकते, राइट। तुम सोचो कि इसमें कुछ ना भरो, 2 यहां से शुरू करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले 2 भरना है, फिर 8 भरना है, फिर 18 भरना है, फिर 32 भरना है। इसी नियम से तुमको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, ठीक बात। चौथा पॉइंट बच्चों, इन आउटरमोस्ट शेल बच्चों, जैसे इसकी आउटर मोस्ट शेल ये हुई सबसे बाहरी शेल, इन आउटर मोस्ट शेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स cannot be more than 8। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते आउटर मोस्ट शेल में। तो सर यहां पे तो ज्यादा है 18 32, हाँ है, जब ये अंदर की शेल है, अगर बाहर की शेल है तो तुमको 8 ही रखना है। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है ये पॉइंट मैंने लिख दिया। देखो, एनर्जी शेल या ऑर्बिट को हमने K11 का नाम दिया, K बराबर 1, L बराबर 2, M बराबर 3 और N बराबर 4। इस तरह से आगे चलेंगे। किसी ऑर्बिट में, शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम फिल कर सकते हो, वो 2n स्क्वायर से निकालोगे। इलेक्ट्रॉन स्टेप वाइज मैनर में भरना, ऐसा नहीं कि 2 भरा फिर 18 भर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग टू। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि बाहर की आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो तुमको 8 इलेक्ट्रॉन वहां पे बनाने होंगे। अब ये तो सिंपल से रूल हो गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम बच्चों लिखने जा रहे हैं, तो इसको मिटा दो। आई होप तुमने लिख लिया होगा। तो कुछ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं, उसके बाद मैं तुमको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से तुम फटाफट से लिख सकते हो, लेकिन पहले रूल समझना जरूरी है, ठीक। तो एटॉमिक नंबर वगैरह तुम जानते ही होगा, जैसे हाइड्रोजन है बच्चों ये, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन को तुम फिल करना चाहते हो, ठीक, तो कैसे करोगे? सबसे पहले इसके नियम के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन पहले तुमको फिल करना है। यहां पे तो सिर्फ एक ही है तो तुमने 1 कर दिया। दिखाओगे कैसे? ये है और ये
ये हाइड्रोजन एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बस हो गया, सिंपल। दूसरा, जैसे हीलियम है बच्चों, हीलियम का 2 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे, पहली शेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो तुम यहाँ पे ऐसे किया, या नीचे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हीलियम है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तुमने फिल कर दिए, ठीक है। इसी तरह से आगे का लिथियम आया, लिथियम का 3 हो गया, तो इसको फिल करना है तो पहले 2 भरोगे, 2 के बाद दूसरे वाली में 1 बचा ना, तो यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे लिथियम तुमने लिखा, पहली शेल में बच्चों 2 ही तुम भर सकते हो, दूसरी शेल में जाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, ये भर सकते हो। देखो बाहर की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 है, 1 है, राइट। तो जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा था कि मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भरते, यहाँ पर लागू नहीं होगा। अब इसी तरह से बाकी एटम का रखना, 20 एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही तुम्हारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक बात। तो अब जैसे हम ले लेते हैं पोटेशियम, पोटेशियम 19 ले लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये, देखो 2 किया, फिर यहाँ पे 8 करेंगे, 2 8 10 9 बचा ना, तो यहाँ पे 9 कर देंगे। 18 तो भर ही सकते हैं, हमने यहाँ पे 9 कर दिया, लेकिन एक रूल है कि बाहर की शेल में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो यहाँ तो 9 हो गया। इसका मतलब हमको इसको 8 करना पड़ेगा और इस तरह से 1 करना पड़ेगा। बाहर की शेल ये हो गई, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो तुम भर ही सकते हो। तो इस तरह से अगर पोटेशियम को दिखाना है तो 1 शेल लिया, पहले तुमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन बनना है, 2 4 2 6 और 2 8, फिर 1 शेल बनानी होगी बच्चों तुमको, इसमें भी 8 बनना होगा, क्योंकि देखो 8 है, 2 2 4 2 6 2 8, 1 शेल और बनानी पड़ेगी, यहाँ पे तुमने 1 कर दिया। तो इस तरह से पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, ठीक। ये तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का रूल हो गया। अब ध्यान से ट्रिक सुनो, देखो एक होता है मैजिक नंबर 2 8 8 18, ये याद कर लो, ये सीक्वेंस, ये तो बड़ा आसान है, 2 8 8 18, तो 20 वाले 20 तक के जो एटॉमिक नंबर वाले एटम हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से लिख लोगे इसकी हेल्प से। नियम जानना जरूरी है, अब मैं ट्रिक तुमको बता रहा हूं, ठीक। तो इसको मिटा दूं, आई होप तुम समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। तो ट्रिक देखो, जैसे मान लो कैल्शियम 20 का बच्चों तुमको करना है, तो तुम इसके हिसाब से चलोगे, पहले 2 भर दो, फिर 8 भर दो, 2 8 10 18 भर दो, अभी कितना बचा 2, तो 2 कर दिया। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने रूल लिखाए थे उसके अकॉर्डिंग टू बिल्कुल सही आएंगे, कोई इश्यूज नहीं आएगा। इनको दिखाना है तो ये देखो इस तरह से इलेक्ट्रॉन दिखाना है, 2 दिखाया, फिर 8 दिखाना है, तो 4 ये हो गए और 4 ये 8 हो गए, राइट। फिर एक गोला और बनाओ, यहाँ पर भी 8 है, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए, 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लास्ट वाले में 2 है तो ये तुमने 2 यहाँ पर दिखा दिया, ठीक बात। तो बाहर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहने भी चाहिए, है भी, तो कोई इश्यूज नहीं। तो इसका इस्तेमाल करोगे तो फटाफट से तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक। ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब हम बात करेंगे वैलेंसी की। वैलेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैलेंसी की हेल्प से एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं। तो अगर किसी एटम की तुमको वैलेंसी समझना है कि कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका लिखना जरूरी है, ठीक है। तो मैं तुमको बता रहा हूं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कौन से रूल से। जैसे अभी मैंने तुमको सिखाया कि 2 है 8 है 8 है 18 है, इसी को तुम फॉलो करोगे, ठीक। देखो एक होती है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में बच्चों आती है हाइड्रोजन, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है ये, ठीक है। एक गैस होती है नियॉन, इसका 10 होता है। एक होती है आर्गन, इसका 18 होता है। ये गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं, मतलब ये अकेले एक एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, इसका मतलब ये स्टेबल है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो तुमको समझ में आएगा। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा,
नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों करोगे तो 2 आएगा, उसके बाद कितना लिखूं मैं 8 तो लिख ही सकते हैं, तो 8 लिख दिया मैंने। आर्गन का लिखोगे तो 2 8 10 और यहां पे देखो 8। तो बाहर की शेल में तुम और भी आएंगे, जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेड, ऐसे और भी गैसेस हैं आगे, तो जिनके बाहर की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, सिर्फ हीलियम में 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने से पता हमको ये चला कि बाहर की शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन किसी एटम के रहते हैं तो वो स्टेबल होती है, या हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन में एक ही है। हाइड्रोजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की शेल में रख ले तो वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन के। तो हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो जैसे हाइड्रोजन ये है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1, राइट, लेकिन इसको स्टेबल होने के लिए नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाना होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए ना तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी हुई 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो वैलेंसी इसकी कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे, तो वैलेंसी 1 हो गई। अब हीलियम की तो वैलेंसी, ये तो पहले से स्टेबल है तो कुछ वैलेंसी रही। लिथियम की बात हम करते हैं, तो जैसे बच्चों लिथियम 3, राइट, तो हम यहां पे करेंगे 2 और 1। अगर ये स्टेबल होना चाहता है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तभी स्टेबल हो सकता है, करेक्ट ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। यानी स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि एटम, या कितना गेन कर रहा है, वो नंबर ही वैलेंसी होता है। तो यहां पे वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। एक को अगर ये लूज करेगा तो वैलेंसी +1 हो गई। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन का 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हेल्प से लिखो 2 और 6 8, लेकिन इसके बाहर की शेल में इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाए, राइट। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। लेकिन माइनस में, अगर लेती है कोई चीज तो माइनस में होती है, देती है तो प्लस में होती है, राइट। लेगा तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो वैलेंसी -2 हो गई। ठीक है, इसी तरह से बच्चों फ्लोरीन का लेते हैं 9 है। ठीक है, तो यहां पे 2 और 7 9। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है, तो वैलेंसी इसकी कितनी हो गई? इसकी वैलेंसी -1 हो गई। अब देखो यहां पे सोडियम की बात करते हैं। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी हेल्प से लिखो 2 8 10 और 1 11। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, एक तो रास्ता ये, या 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है। तो बताओ क्या आसान रास्ता है? 7 इलेक्ट्रॉन लेना कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा तो पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +1, और इसकी वैलेंसी हो गई +1। तो वैलेंसी तुमको समझ में आ गई होगी कि नोबल गैस जो होती हैं, ये नॉन रिएक्टिव गैसेज या इनर्ट गैसेज जो होती हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हर एटम प्राप्त करना चाहता है। तो 8 अगर प्राप्त करना चाहता है तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ज्यादातर एटम होड़ में लगे हुए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे वो नंबर बैलेंसी होगा, लूज करेंगे तो पॉजिटिव में, गेन करेंगे या लेंगे तो नेगेटिव में बैलेंसी मानते हैं। हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट पूरा करना चाहता है, 2 को डुप्लेट बोलते हैं, तो डुप्लेट में ही वो स्टेबल हो जाता है। ठीक, इसी तरह से कुछ और एटम की हम बात करते हैं। जैसे बच्चों अगर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं तो तुम बोलोगे ये होगा 2 8 10 8 18 2 20, इसके हिसाब से। ठीक, तो यहां पे बाहर की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा तब इसका ऑक्टेट पूरा होगा, लेकिन 2 लूज कर देगा तो ज्यादा इजी होगा। तो इसकी वैलेंसी 2 लूज करने, इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2, क्योंकि 2 लूज करने के बाद देखो बाहर की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस का, यानी ये ज्यादा स्टेबल होगा कैल्शियम 2+। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे निकला ना तो इस पे चार्ज +2 आया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2+ चार्जेस, राइट। जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1+ चार्जेस। ठीक, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब क्लोरीन ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बच्चों ये नेगेटिव हम इस तरह से लगाते हैं। जैसे किसी एटम सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हम ये 2 नेगेटिव लगा सकते हैं, या ऐसे भी लगा सकते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो हम एटम के ऊपर लगा देते हैं, और जब इस तरह से चार्ज लगा देते हैं तो हम इसी को तो बोलते हैं चार्ज्ड पार्टिकल, करेक्ट ना।
तो चार्ज पार्टिकल भी समझ गए और तुम ये भी समझ गए कि ये वैलेंसी कैसे आ रही। अब वैलेंसी की हेल्प से कैसे केमिकल फार्मूला बनाना होता है ये लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में समझाया। अगर तुमको वैलेंसी पता है तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम कोई भी केमिकल फार्मूला बना सकते हो। अगर तुम बनाना जानते हो तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, क्लिक करें और इस वीडियो को देखें ताकि ये समझ में आ जाए कि कोई भी केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला हम किस रूल के अकॉर्डिंग टू बनाते हैं। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आई होप अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में तुमको कोई भी समस्या नहीं आएगी। मैं तुमसे पूछूं थर्ड शेल में बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो तुम बड़ी आसानी से बता सकते हो। तुम बोलोगे ये तो बड़ा आसान है, 2n² से निकालते हैं। थर्ड में आप पूछ रहे हो तो स्क्वायर में करूंगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। लेकिन ये अगर बाहर की शेल हुई तो मैक्सिमम 8 ही रह सकते हैं, राइट। मैंने बताया था जैसे अभी एग्जाम्पल के थ्रू तुमको, ठीक। अगर फटाफट से करना है तो 2 8 8 18 वाला रूल मैजिक नंबर इस्तेमाल करना और 20 तक के जो एटम है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेना। वैलेंसी भी तुम समझ गए। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है एटॉमिक मास निकालने के लिए आता है, ये तो तुम लास्ट क्लास में ही सीख गया, लेकिन फिर भी एटॉमिक मास किसका किसका हम लेते हैं ये समझते हैं। देखो अभी तक हमने समझा कि एक एटम होगा अगर, तो एटम में न्यूक्लियस होगा, राइट। और न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन भी होता है, जिसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की। तो अभी जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल है और जिसमें अरेंजमेंट है न्यूक्लियस का, पॉजिटिव चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का, कुछ इस तरह से है कि एक स्फीयर है, उस स्फीयर में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो न्यूक्लियस में होता है। यानी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में हो गया और इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे। तो अगर एटॉमिक वेट की बात करें, मास की बात करें, तो इस पूरे का वजन लेंगे तभी तो मास होगा। किसी चीज को अगर तौलना चाहते हो तो पूरा का पूरा तौलोगे ना, तो पूरा का पूरा तौलोगे तो तुमको मास निकल के आएगा। लेकिन तुम फार्मूले में देखोगे एटॉमिक वेट निकालने का बच्चों ये तरीका होता है, एटॉमिक वेट बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्लास 9 के लिए। एटॉमिक वेट बराबर होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। या इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं एटॉमिक वेट को, W बराबर एटॉमिक नंबर को Z से दिखाते हैं और प्लस N से दिखाते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक वेट हमने एटॉमिक नंबर को लिया और एटॉमिक नंबर बच्चों होता है एक न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, राइट। थॉमसन का मॉडल पढ़ा था ना, थॉमसन ने बोला था कि एज अ होल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूट्रल एटम में सेम होते हैं। चार्ज वाले में तो तुमने निकाल दिया है या एक्स्ट्रा जोड़ दिया, उसमें तो नहीं होगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन तो सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहां पे लिख लिया। अब यहां पे सोचने की बात है कि जब हम एटॉमिक वेट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही जोड़ के क्यों निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम इग्नोर क्यों कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ ना कुछ मास है, राइट। लेकिन शुरू में मैंने तुमको बताया था इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg बच्चों, और जो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। लेकिन जो प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से, इलेक्ट्रॉन का मास अगर मैं यहां पे लिख दूं उससे 2000 गुना ज्यादा होता है, राइट। तो 2000 इलेक्ट्रॉन का मास से 2000 का गुणा करोगे तो जाके प्रोटॉन का मास आता है। इसका मतलब प्रोटॉन का मास बहुत ही ज्यादा होता है, करेक्ट, बहुत ही ज्यादा होता है। तो हम प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर सकते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर ही नहीं करते। हम टोटल मास जो है ये
मान के चलते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है कहां पे, न्यूक्लियस पे, जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था। तो जब भी हम मास की बात करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम जोड़ देते हैं और हमको मास पता चल जाता है, रिलेटिव मास पता चल जाता है। मास के बारे में लास्ट क्लास में मैंने बात की थी, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ोगे तो हमको मास पता चल जाता है, इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर दे।